हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, इसमें फर्स्ट पार्ट का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन ये आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। न्यायिक पुनरावलोकन, तो जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू के नाम से हम जानते हैं और इसी का एक नाम और है न्यायिक समीक्षा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन अलग होता है और न्यायिक समीक्षा अलग होती है, जबकि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएंगे इस न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसका अर्थ पहले कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत वह कार्यपालिका के आदेशों और विधायिकाओं के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर सके। ये न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है या न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी विधायिका जब ऐसा कोई कानून बनाती है या हमारी कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो इस प्रकार के कानूनों को या इस प्रकार के आदेशों को हमारी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है या शून्य घोषित कर सकती है। इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो विधायिका जब भी कोई कानून बनाती है या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या आदेश दिया जाता है, तो उसकी जांच करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को होता है और यह आदेश या यह कानून या यह विधि अगर न्याय संगत नहीं होती है या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसी विधि को या ऐसे आदेश को हमारी न्यायपालिका रद्द कर देगी या उसे शून्य घोषित कर देगी। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी शुरुआत या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो देखिए इसमें इसकी उत्पत्ति, तो फ्रेंड इसकी उत्पत्ति होती है कहाँ से? अमेरिका से। इसकी उत्पत्ति एवं विकास कहाँ से हुआ है? तो ये अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका विकास भी अमेरिका में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका प्रतिपादन पहली बार कब हुआ था? तो इसका प्रतिपादन पहली बार मारवारी बनाम मेडिसन एक मामला आया था, 1803 की बात है। तो 1803 में जब ये मामला आता है तो उस मामले का नाम क्या था? तो मारवारी बनाम मेडिसन। ये 1803 की बात है और उस समय अमेरिका में यह मामला आता है। उस समय से न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जॉन मार्शल। अब ये जॉन मार्शल कौन है? तो जॉन मार्शल संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो उनके द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय दिया गया था और यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन उसका किया गया था। तो वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर इसका ईयर, इसका वर्ष भी आपको ध्यान रखना है और किस न्यायाधीश के द्वारा इस पर डिसीजन दिया गया था, निर्णय दिया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में और 3 नंबर में आपसे इसकी उत्पत्ति भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो हमारे भारत में भी देखिए, तो भारत में संविधान शासन द्वारा या संविधान द्वारा न्यायपालिका को, न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय और हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है न्यायपालिका। तो इन दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसे आप तो ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत ढांचा है या संविधान की मूलभूत विशेषता होती है। मतलब जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है यह हमारे संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत आता है और यह हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता भी है न्यायिक पुनरावलोकन, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसमें हमारी संसद न तो कटौती कर सकती है और न ही इसे हटा सकती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है।
ठीक है, मूलभूत ढांचा के अंतर्गत हमारा ये न्यायिक पुनरावलोकन आता है। तो हमारी अगर संसद यह चाहे कि हम संविधान में संशोधन करके इस न्यायिक पुनरावलोकन को हटा दें या इसमें कटौती कर दें, तो हमारी संसद यह कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला देखिए इसमें कि न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो न्यायाधीश का नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति का नाम है सैयद शाह मोहम्मद कादरी। इन्होंने न्यायिक समीक्षा को या न्यायिक पुनरावलोकन को 3 श्रेणियों में बांटा है। तो ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती है? तो पहली श्रेणी देखिए कि संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, मतलब जो संविधान संशोधन होते हैं तो उनकी भी न्यायिक समीक्षा हमारी न्यायपालिका कर सकती है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि संसद या विधायिका के द्वारा पारित कानून या अधीनस्थ कानून, इनकी भी समीक्षा हमारी न्यायपालिका कर सकती है। अगर हमारी विधायिका ने, हमारी संसद ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून की भी जांच, उस कानून का भी न्यायिक पुनरावलोकन हमारी न्यायपालिका कर सकती है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर तीसरा है कि संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों या प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा, मतलब हमारे संघ सरकार के द्वारा या राज्यों की सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, या फिर हमारे अधिकारियों के द्वारा अर्थात हमारी कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा हमारी न्यायपालिका कर सकती है। तो ये 3 प्रकार से इस न्यायिक समीक्षा को रखा गया है या न्यायिक समीक्षा को 3 वर्गों में बांटा है। तो ये किसने बांटा था? ये न्यायाधीश का नाम आपको ध्यान रखना होगा, सैयद शाह मोहम्मद कादरी। ठीक है फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग किया है। और उदाहरण के लिए हमारे भारत में ऐसे कुछ मामले आए थे जहां पर हमारे न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। ठीक है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ मामलों पर, कुछ मुकदमों पर न्यायिक पुनरावलोकन किया गया है या उसकी न्यायिक समीक्षा की गई है। तो ऐसा मामला हमारे भारत में कब कब आए हैं? तो देखिए इसमें ऐसा मामला है गोलकनाथ मामला, यह 1967 में आया था। उस समय न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक शक्ति का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। इसके बाद फिर ऐसा ही दूसरा मामला आया बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970। इस समय भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया था या न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का उपयोग किया था। इसके बाद फिर अगला है प्रीवियस उन्मूलन मामला, यह 1971 में आया। इसके बाद फिर अगला मामला आता है केशवानंद भारती मामला, यह 1973 में आता है। इसके बाद फिर अगला मामला आता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 आदि। ऐसे कुछ मामले थे जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि वर्ष 2015 की बात है। तो वर्ष 2015 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक करार दिया था। आ रहा समझ में? तो हमारे न्यायपालिका अर्थात हमारे सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि जो 99वां संविधान संशोधन हुआ है जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया गया है और इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाएगी, जो कि कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसको फिर हमारी न्यायपालिका ने, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे शून्य घोषित कर दिया है। ठीक है, तो अब यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्तमान में नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है। ठीक है, अब न्यायिक पुनरावलोकन के कुछ महत्व होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसके कौन कौन से महत्व हैं। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना या संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना, ये न्यायिक पुनरावलोकन का पहला महत्व होता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में तो क्या, पूरे विश्व में संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, और संविधान क्या है? तो संविधान किसी भी देश का वह नियम होता है जो सभी के लिए सर्वमान्य होता है और सभी को उसके तहत या उसके अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है,
तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना, ये इसका पहला महत्व है। दूसरा महत्व है संघीय संतुलन। संघीय संतुलन का मतलब होता है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संतुलन को बनाए रखना, ये दूसरा महत्व होता है। इसके बाद फिर तीसरा महत्व होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन महत्व होते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व लिखिए, तो ये आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब 5 नंबर में और 11 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो जैसे ही न्यायिक पुनरावलोकन का टॉपिक समाप्त होगा तो हम आपको बताएंगे कि इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछेगा और 11 नंबर के क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कहाँ कहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का उपयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। फिर भी हमारे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो देखिए इसमें पहला अनुच्छेद है 13। तो अनुच्छेद 13 इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं निरस्त माने जाएंगे। आ रहा समझ में? तो ये संविधान का अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि अगर ऐसा कोई कानून विधायिका बनाती है जो हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे कानून को रद्द घोषित किया जाएगा, या ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, या ऐसे कानून रद्द माने जाएंगे या निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए अगला अनुच्छेद आता है 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है, ये आगे देखिए। तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का नागरिकों का अधिकार है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत उस नागरिक को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है कि वह इसके लिए आदेश जारी करे। तो आदेश किस कारण से जारी करेंगे, तो जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस समय आदेश जारी करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 में लिखा है कि केंद्र तथा राज्य तथा अंतरराज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो या फिर राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद हो, तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए अधिकार दिया गया है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 135। अब अनुच्छेद 135 में क्या लिखा है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि जब हमारे भारत में संविधान नहीं बना था उससे पहले संघीय न्यायालय के पास जो अधिकार थे और शक्तियां थी, वे अधिकार और शक्तियां हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। ऐसा अनुच्छेद 135 में लिखा है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन सैन्य न्यायाधिकरण एवं कोर्ट मार्शल को छोड़कर। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकार देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल से संबंधित कोई अधिकार या शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 136 में। इसके बाद फिर अगला है अनुच्छेद 143। अब अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के विधिक मतलब कानूनों या मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। मतलब क्या हुआ
मतलब ये है कि संविधान का अनुच्छेद 143 यह बोलता है, यह कहता है कि राष्ट्रपति को किसी कानून या किसी विधि से संबंधित सलाह लेने का अधिकार है। किससे सलाह ले सकते हैं हमारे राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में हमारे उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति या किसी अन्य प्रयोजन से आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिट जारी करने की शक्ति इधर हमारे उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 में दी गई है और उधर सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसमें 5 प्रकार की रिट होती है। तो ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 रिट होती है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसका विषय क्षेत्र, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस किस क्षेत्रों में किया जा सकता है, किन किन विषयों से संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन हमारा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश, ठीक है, तो कोई अधिनियम बनाया गया है या हमारी कार्यपालिका का कोई आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। आ रहा समझ में? मतलब हमारे उच्च न्यायालय और हमारा सर्वोच्च न्यायालय ये किस आधार पर कार्यपालिका के आदेश को और हमारी विधायिका के द्वारा बनाए गए अधिनियम को चुनौती दे सकते हैं? तो इसमें 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है और उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, मतलब ऐसा कोई अधिनियम या ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई कानून या कार्यपालिका के द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हमारे न्यायालय कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह उस प्राधिकारी की क्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है। मतलब किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जो उसकी क्षमता से बाहर है, या किसी प्राधिकारी के द्वारा किसी अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया है जो उसके क्षमता से बाहर है, तो इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हमारे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, मतलब ऐसा कोई अधिनियम या ऐसा कोई आदेश जो हमारे संविधानों के प्रावधान के खिलाफ हो। मतलब हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके खिलाफ अगर कोई आदेश है, कोई अधिनियम है, तो उनका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा हमारे न्यायालय कर सकते हैं। ये हमारे दोनों ही न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है? तो पहला आधार देखिए इसमें कि न्यायिक तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता है इससे। पहली आलोचना है न्यायिक पुनरावलोकन की, किससे क्या हो सकता है? तो इससे न्यायिक तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता है। मतलब हमारी न्यायपालिका तानाशाही को बढ़ावा दे सकती है, मतलब मनमानी कर सकती है, पहला। दूसरा आधार है आलोचना का कि राजनीतिक वाद विवादों को बढ़ावा मिलता है। तो जब न्यायिक पुनरावलोकन होगा तो इससे हमारे राजनीतिक वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, ये दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना है कि संसदीय लोकतंत्र होने के कारण कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को प्राप्त है, लेकिन न्यायपालिका कुछ कारणों से इसे अवैध घोषित कर देती है। ठीक है, तो यह तो गलत है। हमारी संसद को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायपालिका को अधिकार है कि अगर ऐसा कोई कानून संसद ने या विधायिका ने बनाया है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर देती है। ठीक है, मतलब एक तरफ तो संसद को हमारी कानून बनाने का अधिकार है, दूसरी तरफ ये इसे रद्द कर देती है, ये अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि हमारे भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया गया था 2014, उसे हमारी न्यायपालिका ने शून्य घोषित कर दिया है,
उसे रद्द कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, तो इससे हमारी न्यायपालिका की तानाशाही को बढ़ावा मिलता है या मिल सकता है। तो इस आधार पर हमारी न्यायपालिका की आलोचना की जाती है या ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना के बावजूद भी जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसका महत्व भी अधिक है। तो इसका महत्व क्या है, तो देखिए इसका पहला महत्व है कि विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोकने का साधन है। आ रहा समझ में? तो जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे न्यायपालिका के पास है तो हमारी कार्यपालिका या हमारी विधायिका मनमानी नहीं कर सकती या अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। आ रहा समझ में? दूसरा देखिए इसमें अगला महत्व है कि संविधान की संघीय संरचना की स्थापना में सहायता करता है। ठीक है, तो जो हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है तो संघीय व्यवस्था की स्थापना में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा है, आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में सहायक होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करती है, अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए। तो लागू करने में, मौलिक अधिकारों को लागू करने में सहायक होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें विधि के शासन की स्थापना की जाती है इससे। तो विधि का शासन मतलब कानून का शासन। तो हमारे भारत में भी कौन का शासन है, तो हमारे भारत में विधि का शासन है या कानून का शासन है। अर्थात हमारे भारत में विधि या कानून के तहत ये शासन किया जाता है। विधि के खिलाफ या कानून के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर विधि के शासन की स्थापना करने में सहायक होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला है कि सीमित सरकार की संकल्पना की स्थापना करता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि संविधान की सर्वोच्चता इससे बनी रहती है। ठीक है, तो ये इसके महत्व है। किसके महत्व है फ्रेंड? न्यायिक पुनरावलोकन के। ठीक है, इसके बाद फिर और देखिए इसमें अगला है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका अपने संवैधानिक कार्यों को करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा हमारे न्यायपालिका संवैधानिक कार्यों को करती है। जब भी कोई ऐसी विधि बनाई जाती है, जब भी कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, तो ऐसे विधि को, ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका असंवैधानिक करार दे सकती है या उन्हें रद्द घोषित कर सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने आपको बताया है ये न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। ठीक है, इसकी हमने आलोचना बताई, इसके महत्व हमने आपको बताए। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा? ठीक है, तो निष्कर्ष आपको कब लिखना है? जब 11 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 शब्दों में अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आपको निष्कर्ष लिखना है। जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें आपको उत्तर लिखते समय ये निष्कर्ष 5 नंबर में नहीं लिखना है। ठीक है, और नहीं 3 नंबर में निष्कर्ष का उपयोग करना है। आपको निष्कर्ष सिर्फ किस में लिखना है कि जो 200 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आते हैं उसमें आपको निष्कर्ष लिखना है। तो देखिए यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का निष्कर्ष क्या होगा? तो इसका निष्कर्ष है कि उपयुक्त सभी तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की विशेषता है जिससे न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका निष्कर्ष हुआ और इसी के आधार पर यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब जैसा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। तो 3 नंबर में कैसे पूछेगा इससे? तो 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो आपको सिर्फ इसका अर्थ बताना होगा। ठीक है, अब 5 नंबर में पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आलोचना और इसके महत्व लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अर्थ बताना है और इसकी आलोचना और इसका महत्व बताना है। ठीक है, और अगर 11 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन पर एक टिप्पणी लिखिए या इस पर लेख लिखिए या इसका वर्णन कीजिए, तो फिर आपको 11 नंबर में ये 200 शब्दों में
आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा जो हमने आपको बताया पूरा का पूरा ऐसा कैसे छाप दें, तो आपको शब्द सीमा का भी पालन करना आवश्यक है। शब्द सीमा का उल्लंघन न करें, शब्द सीमा का उल्लंघन करने पर नंबर काटे जाते हैं, अंक काटे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको उसका उत्तर परीक्षा में लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये न्यायिक पुनरावलोकन का टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए विशेषकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जल्द ही हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे अगला लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।